आज की जो क्लास है वो कंप्यूटर बेसिक्स पर ऊपर अपन ये जो अपन राजस्थान के अंदर जो एग्ज़ाम्स है चतुर्श्रेणी कर्मचारी वीडियो ले सकते हैं अपन, या पटवार, या फिर अपन अदर एग्ज़ाम राजस्थान पुलिस वगैरह जितने भी एग्ज़ाम्स है, या फिर सेंट्रल लेवल में अपन BSF की बात कर लेते हैं। तो बहुत सारे एग्ज़ाम है जिनमें बेसिक कंप्यूटर आता है, और बेसिक क्वेश्चन के 5 या 10 या फिर जो मैक्सिमम क्वेश्चन जितने भी आते हैं उनकी कंप्लीटली एनालिसिस करने वाले हैं। उसकी पहली क्लास है आज, तो कंप्यूटर बेसिक के बारे में जानकारी हासिल करेंगे। तो कंप्यूटर बेसिक में जितना भी पोर्शन होता है उसके बारे में बात करेंगे। उसकी आज पहली क्लास है आपकी, उसमें कंप्लीटली एनालिसिस करने वाले हैं कंप्यूटर के बारे में। तो कंप्यूटर कहाँ शुरू हुआ है, कंप्यूटर के बारे में बेसिक जानकारी, वो सब कुछ बारे में बात करेंगे अपन, और डिटेल में कंसल्ट करने वाले हैं अपन। तो सबसे पहले अपन बात करते हैं अपन आपके सामने कंप्यूटर की। तो कंप्यूटर शब्द की जो उत्पत्ति हुई है वो अंग्रेजी भाषा के शब्द, बहुत सारे वो लोग अंग्रेजी भाषा भी बोलते हैं, बहुत सारे लोग लैटिन भाषा भी बोलते हैं। देखो ये बोलने का फेर है, जिसका ऐसा लगता है सब जगह का प्रमाण मिलता है। देखो अंग्रेजी भाषा का प्रमाण भी मिलता है और लैटिन भाषा का मिलता है। तो अपन ये कह सकते हैं कि कंप्यूटर शब्द की उत्पत्ति अंग्रेजी या लैटिन भाषा के शब्द कंप्यूट से हुई है। अच्छे सुनना, कंप्यूटर शब्द की उत्पत्ति अंग्रेजी भाषा या फिर लैटिन भाषा के शब्द कंप्यूट से हुई है। किससे हुई है? कंप्यूट से हुई है, जिसका मतलब है गणना करना। अंग्रेजी भाषा का जो शब्द है या लैटिन भाषा का शब्द है कंप्यूट, उससे हुई है, उसका मतलब है गणना करना। क्योंकि दुनिया के पहले कंप्यूटर का निर्माण करने का मकसद ही गणना करना था। दुनिया का जो पहला कंप्यूटर जो बनाया गया था उसका मकसद सिर्फ गणना करना था। देखो पहले लोगों को गणना करने में दिक्कत आ रही थी, है ना। तो गणना करने में जोड़ घटाव गुणा भाग ये करने में काफ़ी ज़्यादा दिक्कत आ रही थी, और काफ़ी ज़्यादा दिक्कत का सामना करने की वजह से एक गणितज्ञ ने, जो कंप्यूटर के जनक कहलाते हैं, एक गणितज्ञ थे जो कंप्यूटर के जनक कहलाते हैं, जिनका नाम है चार्ल्स बेबेज। जिनका नाम है चार्ल्स बेबेज। तो ये कंप्यूटर के जनक कहलाते हैं। तो ये गणितज्ञ थे, ये क्या थे? एक गणितज्ञ थे। इन्होंने गणना करने के हिसाब से दुनिया के पहले कंप्यूटर का निर्माण किया, है ना। तो ये समझ लो कि कंप्यूटर के बारे में जब पहले कंप्यूटर का निर्माण किया गया था तो किसी ने भी ये बिल्कुल नहीं सोचा था कि आने वाले टाइम पे कंप्यूटर का इतना ज़्यादा उपयोग होगा जितना आज के टाइम पे देख रहे हो आप। सोशल मीडिया, इंटरनेट वगैरह ये बाद में, सब कुछ बाद में आया, लेकिन पहले कंप्यूटर के बारे में इतनी यूजेबिलिटी बढ़ जाएगी कंप्यूटर की, और इतना कंप्यूटर ज़्यादा काम आएगा, ये बिल्कुल भी किसी ने नहीं सोचा था भैया। और ये जानते भी नहीं तो लोग बाग भी इतना हो जाएगा। लेकिन बस पहला दुनिया का जो पहला कंप्यूटर था वो उन्होंने देखा कि लोगों को गणना करने में काफ़ी दिक्कत आती है, 4 अंकों की, 5 अंकों, 10 अंकों की गणना करने में काफ़ी दिक्कत आती है। तो गणितज्ञों ने इसको एक मशीन का निर्माण किया जिसे अपन कंप्यूटर कहते हैं, और चार्ल्स बेबेज गणितज्ञ थे जिन्होंने इसका निर्माण किया। तो वो जोड़ घटाव के लिए प्रयोग में लिया गया था, मतलब पहले जो कंप्यूटर बनाया गया था वो गणना करने के हिसाब से था। यही इसका मतलब था, कंप्यूट का मतलब गणना करना होता है। तो दुनिया के जो पहले कंप्यूटर का जो निर्माण किया गया था उसका मकसद सिर्फ गणना करना था, और उसके निर्माणकर्ता जो जनक थे उनका नाम था चार्ल्स बेबेज, और वो एक गणितज्ञ थे। वो क्या थे? एक गणितज्ञ थे, है ना। तो उन्होंने इसका निर्माण किया था। अब कंप्यूटर की अगर हम बात करें आपके सामने, कंप्यूटर क्या करता है? कंप्यूटर एक डेटा प्रोसेसिंग डिवाइस है। कंप्यूटर की अगर हम बात करें आपके सामने, तो कंप्यूटर इलेक्ट्रॉनिक डेटा प्रोसेसिंग डिवाइस है। अगर इसके बारे में कंप्लीटली अपन बात करें तो इलेक्ट्रॉनिक डेटा प्रोसेसिंग डिवाइस है। इलेक्ट्रॉनिक डेटा प्रोसेसिंग डिवाइस है। प्रोसेसिंग डिवाइस कंप्यूटर है। देखो बहुत सारे अंग्रेजी शब्दों का इस्तेमाल होगा, क्योंकि बनाने वाले भी अंग्रेजी थे। तो ये समझ लेना कि बहुत सारी चीज़ें हिंदी में न का बराबर कम, थोड़ी हिंदी में होगी, और हिंदी में अनुवाद अपन कर देंगे आपके सामने। तो देखो इलेक्ट्रॉनिक डेटा प्रोसेसिंग डिवाइस है। अगर कंप्यूटर की बात करें तो इसका मतलब समझ लें, इलेक्ट्रॉनिक डेटा प्रोसेसिंग डिवाइस। तो ये कह सकते हैं अपन कि जो कंप्यूटर होता है वो डेटा के रूप में इनपुट को लेता है। डेटा के रूप में किसको लेता है? इनपुट को। जैसे अपन बात करें आपके सामने, डेटा के रूप में इनपुट को लेता है, तो पहले इनपुट लेता है इसके रूप में, डेटा के रूप में। और डेटा किसी भी रूप में हो सकता है। अभी डेटा के रूप में इनपुट को लेता है, और डेटा किसी भी रूप में हो सकता है। किसी भी रूप में, समझ रहे हो आप? ये डेटा ऑडियो के रूप में हो सकता है, वीडियो के रूप में हो सकता है, टेक्स्ट के रूप में हो सकता है, एनिमेशन के रूप में हो सकता है, या फिर मल्टीमीडिया के रूप में हो सकता है। जो डेटा हमारे द्वारा दिया जाता है ना, डेटा हम देते हैं, तो डेटा कई रूपों में होता है बेटा, कितने भी रूपों में डेटा दिया जा सकता है। या तो जो डेटा आप दे रहे हैं कंप्यूटर को, क्योंकि डेटा दिया या तो ऑडियो हो सकता है, ये वीडियो दे सकते हो आप, है ना, मल्टीमीडिया दे सकते हैं आप, मल्टीमीडिया भी दे सकते हैं आप, या फिर आप कह सकते हैं टेक्स्ट भी दे सकते हैं। टेक्स्ट मतलब मैसेज के रूप में भी दे सकते हैं आप, है ना, या एनिमेशन भी दे सकते हैं। एनिमेशन की मदद से बनाए गए कैरेक्टर्स होते हैं, जैसे मोटू पतलू वगैरह देखते हैं आप,
ये एनिमेशन की मदद से बनाए गए करेक्टर्स होते हैं, ये भी इनपुट के रूप में आप दे सकते हैं। तो एनिमेशन दे सकते हैं आप, तो ये सब डाटा इनपुट के रूप में आप देते हैं, है ना, याद रखिएगा। ये सारे जो डेटाज है वो इनपुट के रूप में दिए जाते हैं और कंप्यूटर इसको प्रोसेस करता है। प्रोसेसिंग, तो प्रोसेसिंग का काम होता है, प्रोसेसिंग होती है। प्रोसेसिंग क्या होता है, ये डेटा को इकट्ठा करता है, उसकी गणना करता है और इन्फॉर्मेशन के रूप में, आउटपुट के रूप में हमको प्रदान कर देता है। ठीक है, इसका काम क्या होता है, डेटा को इकट्ठा करता है। क्या करता है बताओ, डेटा को इकट्ठा कर लेता है। डेटा जो होता है उसको इकट्ठा करता है, कलेक्ट द डेटा, डेटा को इकट्ठा करता है। और डेटा को इकट्ठा करने के बाद, है ना, डेटा इकट्ठा हो जाता है, इकट्ठा करने के बाद उसकी एक इन्फॉर्मेशन बना लेता है और वो इन्फॉर्मेशन आउटपुट के रूप में हमें प्राप्त होती है। तो जो आउटपुट हमारे रूप में प्राप्त, इसीलिए कहते हैं इसे इलेक्ट्रॉनिक डेटा प्रोसेसिंग डिवाइस। क्या कहते हैं इसे, इलेक्ट्रॉनिक डेटा प्रोसेसिंग डिवाइस। तो ये डेटा को प्रोसेस करने का काम करता है। ये क्या काम करता है, डेटा को प्रोसेस करने का काम करता है। इनके इनपुट के रूप में कोई भी डेटा लेता है, उसको प्रोसेस करता है और प्रोसेस करने का आउटपुट के रूप में प्रदान कर देता है। तो इनपुट डिवाइस बहुत सारे होते हैं जो पढ़ेंगे अपन, वो इनपुट देते हैं अपन को। प्रोसेसिंग डिवाइस हमारा कंप्यूटर होता है और उसके बाद फिर आउटपुट के रूप में जो आउटपुट डिवाइस होते हैं उनके माध्यम से अपन को आउटपुट प्राप्त हो जाता है। तो ये सब बातें होती है। तो अपन कहें आपके सामने की छोटी मोटी बातें जिनको पॉसिबिलिटी अपन इवेंट किया है। अब अपन बात करने वाले हैं आपके सामने ये जो चीज़ें अपन ने बताई है आपके सामने। अब देखो इसके बाद आते हैं जनरेशन ऑफ कंप्यूटर्स, है ना। तो इनके बारे में पढ़ने के बाद तो देखो कंप्यूटर की जो जनरेशन है, कंप्यूटर की जो पीढ़ियाँ हैं, वहाँ से एक सवाल पक्का आता है अभी। तो उसके बारे में बात करेंगे जनरेशन ऑफ कंप्यूटर के बारे में। तो कंप्यूटर्स की जनरेशन कौन कौन सी है, टोटल कितनी जनरेशन आ गई। अगर अभी की बात करें अपन तो लगभग 5 जनरेशन हो गए, है ना। तो कौन कौन से, देखो जनरेशन्स की अगर हम बात करें तो जनरेशन के अंदर कौन कौन सी लैंग्वेज का प्रयोग किया गया था, कौन सी मेमोरी का प्रयोग किया गया था, कौन सा सन था, या फिर कौन से हार्डवेयर का प्रयोग किया गया था, ये सब अपन बात कर सकते हैं आपके सामने। तो कंप्यूटर जनरेशन की बात करें हम आपके सामने, तो कंप्यूटर की टोटल 5 पीढ़ियाँ अभी तक आ चुकी हैं। जनरेशन ऑफ कंप्यूटर, कंप्यूटर की पीढ़ियाँ। अगर उसके बारे में कलेक्टिव बात करें तो गौर से सुनना, बस आप लिखने की जरूरत नहीं, बाद में आराम से तसल्ली से लिखवाएंगे आपको। तो जो बोला जाए उन बातों को आपको सुनना है। तो अपन कह रहे हैं आपके सामने जनरेशन ऑफ कंप्यूटर। तो कंप्यूटर की जनरेशन क्या वो देखिए आप। तो कंप्यूटर की पहली पीढ़ी देखो आप, तो कंप्यूटर की जो पहली पीढ़ी आई थी वो आई थी 1942 से 1954। तो देखो अलग अलग एकाध सन के हिसाब से अलग अलग मत मिल सकते हैं आपको, कोई दिक्कत की बात नहीं है। जो मैं बोल रहा हूँ वो सुनिएगा गौर से आप। स्क्रीन पर जितना भी दिख रहा है वो काफ़ी है। 1942 से 1954 ये कंप्यूटर की पहली पीढ़ी थी, जिसमें हार्डवेयर के रूप में वैक्यूम ट्यूब का प्रयोग किया गया था। हार्डवेयर के रूप में किसका प्रयोग किया गया था, आप पता है, वैक्यूम ट्यूब जो साइज़ में बहुत बड़ी होती है। यही कारण है कि पहली पीढ़ी के कंप्यूटर साइज़ में बहुत बड़े थे। पहली पीढ़ी के जो कंप्यूटर थे वो साइज़ में बहुत बड़े थे, ऐसा लगेगा पूरा घर ही है, पूरा कमरा ही होता था। कंप्यूटर क्या होता था, पूरा कमरा ही होता था। तो कमरे में रेक्स बना देते थे बहुत सारी, तो रेक में ऐसे डिवाइस रखे जाते थे, मतलब ऐसे रखते थे कि उसमें पूरा कमरा ही होता था। क्योंकि पहला जो कंप्यूटर था उसमें वैक्यूम ट्यूब के रूप में, मतलब जो हार्डवेयर प्रयोग किया गया था वो वैक्यूम ट्यूब था। तो वैक्यूम ट्यूब वैसे साइज में बड़ा होता है, तो उस हार्डवेयर के रूप में वैक्यूम ट्यूब का प्रयोग किया गया था। और पहला इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर का नाम था एनिक, ENIAC, एनिक पहला इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर था। ये प्रथम पीढ़ी के अंतर्गत था। तो डायरेक्ट एग्जाम में क्वेश्चन आ जाए कि पहला इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर कौन सा था। तो पहला इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर था एनिक, ENIAC, एनिक। तो पहला इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर जो था आपका वो एनिक था। इसमें जो मेमोरी का जो प्रयोग किया गया था वो मैग्नेटिक ड्रम थी। जो मेमोरी पहली पीढ़ी के अंदर प्रयोग कर गए थे, तो मेमोरी की साइज है वो भी काफ़ी बड़ी थी। जो मेमोरी थी उसकी साइज भी क्या थी, काफ़ी बड़ी थी, है ना। तो मैग्नेटिक ड्रम होता है, तो ये समझो मेमोरी जो है वो मैग्नेटिक रूप में थी और बड़ी साइज में थी, तो इसलिए साइज तो बड़ी होनी थी। और वैक्यूम ट्यूब जो हार्डवेयर प्रयोग किया गया था वो भी साइज में बड़ा था, है ना। और अपन कह सकते हैं आपके सामने कौन सी भाषा को रीड करता था, ये मशीन भाषा। कौन सी भाषा को रीड करता था, ये भी बहुत बड़ी दिक्कत की बात थी भैया। तो जो पहली जो पीढ़ी के जो कंप्यूटर थे वो सिर्फ मशीन भाषा समझते थे। पहली पीढ़ी के जो कंप्यूटर थे वो कौन सी भाषा समझते थे, सिर्फ मशीनी लैंग्वेज समझते थे, और मशीनी लैंग्वेज के अलावा कोई भाषा नहीं समझते थे। तो पहली पीढ़ी की अगर चर्चा करें अपन, तो पहली पीढ़ी के कंप्यूटर अगर हम बात करें आपके सामने साइज में काफ़ी बड़े होते थे। तो साइज में काफ़ी बड़े होते थे। 1942 से 1954 तक पहली पीढ़ी के कंप्यूटर देखे गए। इसमें हार्डवेयर के रूप में देखो, ये जो पीढ़ी अपन बता रहे हैं इसमें डायरेक्ट क्वेश्चन की पॉसिबिलिटी बनती है भी है। तो डायरेक्ट क्वेश्चन पॉसिबल है और डायरेक्ट क्वेश्चन बन जाते हैं आपके सामने। तो उन्हीं के बारे में बात करें आपके सामने, तो देखिए आप, तो पहली पीढ़ी में हार्डवेयर के रूप में अगर हम बात करें आपके सामने, तो वैक्यूम ट्यूब का प्रयोग किया गया था। किसका प्रयोग किया गया था बताओ, वैक्यूम ट्यूब का प्रयोग किया गया था। और वैक्यूम ट्यूब साइज में बड़े थे, इस वजह से कंप्यूटर बड़े होने ही थे।
एनिक पहला इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर था और मैग्नेटिक ड्रम मेमोरी थी और अपन कह सकते हैं मशीन भाषा। तो यहाँ से आप कह सकते हो 4 क्वेश्चन बन गए पहली पीढ़ी के अंदर। तो पहली पीढ़ी के अंदर 4 क्वेश्चन। देखो अपन जो बात कर रहे हैं ना, काफ़ी शॉर्ट में बात कर रहे हैं और काफ़ी इजी बात कर रहे हैं, क्योंकि आपका बेसिक ऑफ कंप्यूटर आपके एग्जाम के अंदर और डायरेक्ट क्वेश्चन पुशअप किए जाते हैं। तो पहली पीढ़ी से 4 क्वेश्चन सुना देता हूँ मैं। पहला क्वेश्चन आपका, तो कंप्यूटर की पहली पीढ़ी के अंदर कौन से हार्डवेयर का प्रयोग किया गया था? तो वैक्यूम ट्यूब का प्रयोग किया गया था। किसका प्रयोग किया था? वैक्यूम। दूसरा क्वेश्चन है, तो कंप्यूटर की पहली पीढ़ी के अंदर कौन सी मेमोरी का प्रयोग किया गया था? मैग्नेटिक ड्रम। कौन सी मेमोरी का प्रयोग किया गया था? मैग्नेटिक ड्रम। कौन सी भाषा जो समझता था पहली पीढ़ी के कंप्यूटर? वो था मशीन भाषा समझते थे। कौन सी भाषा समझते थे? सिर्फ मशीन भाषा समझते थे। ये सबसे इंपॉर्टेंट बात थी। दुनिया का पहला इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर का नाम क्या था? एनिक। दुनिया का पहला इलेक्ट्रॉनिक जो कंप्यूटर था उसका नाम क्या था? एनिक। ये एनिक दुनिया का पहला इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर था। सन नहीं पूछते, सन पर ध्यान मत देना आप, कोई दिक्कत की बात नहीं। तो अपन ने बताया भाई कि 1942 में इसके बारे में सोच लेगा था, तो 1942 1954 के बीच में ऐसा हुआ। ठीक है भाई, बिल्कुल सिंपल सी बात है। तो ये हो गई पहली पीढ़ी से 4 क्वेश्चन बन गया। अब आ जाते हैं कंप्यूटर की दूसरी पीढ़ी। तो कंप्यूटर की दूसरी पीढ़ी आती है 1955 से 1964। अब देखो क्या है कि इनको क्या मेन मुद्दा क्या था? तो कंप्यूटर की ज़रूरत देखी गई कि यार वास्तव में कंप्यूटर की ज़रूरत तो मार्केट में बहुत ज़्यादा पड़ रही है, लेकिन दिक्कत आ रही है थोड़ी सी। दिक्कत क्या आ रही है कि साइज़ में बहुत बड़े हैं, एक घर के बराबर के। तो जब भी कोई भी अगर कंप्यूटर खरीदेगा तो उसको एक घर के बराबर व्यवस्था करनी पड़ेगी, एक कमरे के बराबर, तब जाकर पॉसिबल है। तो भैया उन्होंने दिमाग लगाया, गणितज्ञों ने, और अच्छा दिमाग लगाने के बाद जो सेकंड पीढ़ी का जो कंप्यूटर था उसमें हार्डवेयर के रूप में ट्रांजिस्टर का प्रयोग किया गया। आप जानते हैं ट्रांजिस्टर की साइज़ होती है वो छोटी होती है न, बहुत कम छोटी साइज़ होती है, नहीं कह सकते हैं। इसलिए ट्रांजिस्टर का प्रयोग करने की वजह से जो आप कहते हैं कंप्यूटर, उसकी साइज़ भी छोटी हो गई। ट्रांजिस्टर का प्रयोग करने की वजह से उसकी साइज़ भी छोटी हो गई। तो यहाँ से पहला क्वेश्चन बन गया आपका, इसका पीढ़ी नंबर 2 में से क्वेश्चन ये बन गया, कंप्यूटर की दूसरी पीढ़ी में कौन से हार्डवेयर का प्रयोग किया गया था? तो कंप्यूटर की दूसरी पीढ़ी में ट्रांजिस्टर का प्रयोग किया गया था। अभी कंप्यूटर की जो दूसरी पीढ़ी थी उसमें हार्डवेयर के रूप में ट्रांजिस्टर का प्रयोग किया गया था। और इसके अंतर्गत जो कंप्यूटर थे वो IBM कंपनी ने बनाए थे। कौन सी कंपनी ने बनाए थे? IBM कंपनी ने इसके अंदर कंप्यूटर बनाए थे और कंप्यूटर के नाम थे IBM 1401, IBM 1620, IBM 1401, IBM 1620। ये कंप्यूटर का नाम थे। IBM ये कंपनी का नाम है भी है। किसका नाम है ये? हाँ, कंपनी का नाम है। ये एक IT कंपनी थी, है ना। इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी जो कंपनियाँ होती है उसकी कंपनी थी IBM। उसने वे कंप्यूटर बनाया था ट्रांजिस्टर का प्रयोग करके 1401 और 1620, है ना। ये कंप्यूटर के नाम रखे गए थे। इसके बाद अपन कहे कि इसमें मेमोरी भी चेंज कर दी गई थी भी, क्योंकि साइज को छोटा करने के लिए इसमें 2 तरह की मेमोरी का प्रयोग किया गया था। एक तो मैग्नेटिक कोर का इस्तेमाल किया गया था और एक मैग्नेटिक टेप का इस्तेमाल किया गया था। एक मैग्नेटिक कोर मेमोरी का इस्तेमाल किया गया था और एक मैग्नेटिक टेप का इस्तेमाल किया गया था। और जो भाषा ये जो समझते थे वो तो असेंबली भाषा समझते थे, जिसमें कोबाल और प्रोटॉन होती थी। असेंबली भाषा समझते थे जिसमें कोबाल और प्रोटॉन होती थी। असेंबली भाषा को ये समझते थे जिसमें कौन कौन सी होती थी? कोबाल और प्रोटॉन। तो मैं एक बार रिपीट कर देता हूँ, बहुत अच्छी बात है, सुनने से याद रह जाएगा। एक बार अगर आप सुनोगे तो एक ही याद रह जाएगा, घर पर पढ़ने की जरूरत बहुत कम पड़ेगी। तो सिंपल सी बात वही कह रहे हैं अपने यहाँ से। क्वेश्चन जो बन रहा है कि कंप्यूटर की दूसरी पीढ़ी में कौन से हार्डवेयर का प्रयोग किया गया था? तो कंप्यूटर की दूसरी पीढ़ी में ट्रांजिस्टर का प्रयोग किया गया था। और अपन कहे आपके सामने कौन कौन से कंप्यूटर थे? तो IBM 1401, IBM 1620 ये कंप्यूटर की दूसरी पीढ़ी में थे। और कौन कौन सी मेमोरी का प्रयोग किया गया था कंप्यूटर की दूसरी पीढ़ी? मैग्नेटिक कोर और मैग्नेटिक टेप, इसका प्रयोग किया गया था। और कौन सी भाषा समझते थे कंप्यूटर की दूसरी पीढ़ी के, मतलब दूसरी पीढ़ी के कंप्यूटर? असेंबली भाषा समझते थे भैया, जिस भाषा में आती थी कोबाल और प्रोटॉन। कौन सी आती थी बताओ? कोबाल। और कौन सी आती थी? प्रोटॉन। ये भाषाओं के नाम भी है। तो ये प्रोग्रामिंग लैंग्वेज थी। कौन सी लैंग्वेज इसमें प्रोग्राम की गई थी? तो ये कंप्यूटर की दूसरी पीढ़ी थी भैया। अब आ जाते हैं हम कंप्यूटर की तीसरी पीढ़ी पर। तो कंप्यूटर की जो तीसरी पीढ़ी है वो 1965 में आई और 1965 से 1977 तक चली। कंप्यूटर की जो तीसरी पीढ़ी है की ज़रूरत क्यों पड़ी? मेरे मकसद एक ही था भैया, मकसद ये था कंप्यूटर को ज़्यादा से ज़्यादा छोटा बनाना ताकि आप हर जगह यूज़ कर सको उसको। तो फिर देखा है ट्रांजिस्टर से भी यूज़ कर रहे हैं तो फिर भी कंप्यूटर की साइज थोड़ी बड़ी हो रही है, अब वो कंप्यूटर और छोटा करना है। तो फिर क्या कहा, कंप्यूटर की जो तीसरी पीढ़ी आई और कंप्यूटर की तीसरी पीढ़ी 1965 से 1976 तक चली। क्योंकि इसी खास बात यह थी, इसमें जो हार्डवेयर प्रयोग किया गया था वो IC प्रयोग किया गया था। अभी भी बहुत सारे कंप्यूटर में IC है, पॉसिबल है। तो हार्डवेयर जो प्रयोग किया गया था वो IC था। IC की फुल फॉर्म डायरेक्ट एग्जाम आ जाती है, इंटीग्रेटेड सर्किट। IC की फुल फॉर्म क्या होती है बताओ? इंटीग्रेटेड सर्किट। तो IC की जो फुल फॉर्म होती है आपकी होती है इंटीग्रेटेड सर्किट। ये IC की फुल फॉर्म होती है भी, इंटीग्रेटेड सर्किट। IC की जो फुल फॉर्म होती है आपकी वो होती है आपकी इंटीग्रेटेड सर्किट। IC की फुल फॉर्म क्या होती है आपकी?
इंटीग्रेटेड सर्किट। तो आप कह सकते हैं कंप्यूटर की तीसरी पीढ़ी में कौन से हार्डवेयर का प्रयोग किया गया था? तो कंप्यूटर की तीसरी पीढ़ी में आईसी का प्रयोग किया गया था, इंटीग्रेटेड सर्किट। किसका प्रयोग किया गया था? आईसी मतलब इंटीग्रेटेड सर्किट। और जो तीसरी पीढ़ी के जो कंप्यूटर के जो नाम थे भी IBM कंपनी ने बनाए थे, ICL ने बनाए थे, और कंप्यूटर के नाम थे IBM 360, IBM 370 और ICL 1900। ठीक है, 3 कंप्यूटर थे, IBM 360, IBM 370 और ICL 1900, ये तीनों कंप्यूटर थे। अभी कह सकते थे इसमें कि मेमोरी को सेम रखा गया था, मैग्नेटिक कोर इसमें भी यूज की गई थी, लेकिन इसमें विनचेस्टर डिस्क आ गई थी भी। क्या आ गई थी बताओ? विनचेस्टर डिस्क का प्रयोग किया गया था, तो इसकी स्पीड को डेवलप करने के लिए, स्पीड को वेरिएंट रखने के लिए जो मेमोरी यूज की गई थी वो विनचेस्टर डिस्क थी। और इसके बाद अगर हम बात करें कौन सी लैंग्वेज, तो बढ़िया लैंग्वेज आ गई थी जिसको आपको पढ़ना पड़ता है, सी लैंग्वेज बेसिक आ गई थी। एक तो बेसिक आ गई थी और एक सी लैंग्वेज आ गई थी। इसमें प्रोग्रामिंग जो की गई थी कंप्यूटर के अंदर वो एक तो सी लैंग्वेज से की गई थी और एक बेसिक से की गई थी। तो 2 तरह की लैंग्वेजों का प्रयोग कंप्यूटर की तीसरी पीढ़ी में किया गया। तो डायरेक्ट क्वेश्चन आ जाता है कंप्यूटर की तीसरी पीढ़ी में कौन सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का प्रयोग किया गया था? एक तो सी लैंग्वेज और एक बेसिक। एक तो सी लैंग्वेज और एक क्या होता है? बेसिक। तो 2 लैंग्वेज का प्रयोग कंप्यूटर की तीसरी पीढ़ी के अंदर किया गया था। कंप्यूटर की तीसरी पीढ़ी के अंदर कौन से हार्डवेयर का प्रयोग किया गया था? आईसी मतलब इंटीग्रेटेड सर्किट। कौन सी मेमोरी का प्रयोग किया गया था? एक तो मैग्नेटिक कोर और एक आ गई थी विनचेस्टर डिस्क। क्या आ गई थी बताओ? विनचेस्टर डिस्क आ गई थी। और कौन कौन से कंप्यूटर थे? डायरेक्ट एग्जाम में क्वेश्चन आ जाते हैं। तो IBM 360 कौन सी पीढ़ी का कंप्यूटर था? तो IBM 360 तीसरी पीढ़ी का कंप्यूटर था। कौन सी पीढ़ी का कंप्यूटर था बताओ? तीसरी पीढ़ी का था IBM 360, 370 और ICL 1900। ICL 1900। तो ये थी आपकी तीसरी पीढ़ी जिसके बारे में पढ़ना बताया। अब आ जाती है और लेटेस्ट टेक्नोलॉजी बढ़ी और कंप्यूटर की छोटी पीढ़ी आ गई। और कंप्यूटर की जो छोटी पीढ़ी आपके सामने देख रहे हैं आप, वो 1977 में आई, जो 1989 तक चली। 1977 में और 1989 तक चली। और इसकी अगर हम बात करें आपके सामने, इसको बताएं आपके सामने, तो बता दें कि इसमें जो हार्डवेयर का प्रयोग किया गया था LSIC और VLSIC का प्रयोग किया गया था। इनकी फुल फॉर्म कई बार एग्जाम में पूछी भी। एक तो LSIC और एक VLSIC। ठीक है, तो 2 हार्डवेयर का प्रयोग किया गया था। तो LSIC की फुल फॉर्म बता देते हैं आपको, लार्ज स्केल इंटीग्रेटेड सर्किट। क्या बताओ? लार्ज स्केल इंटीग्रेटेड सर्किट। लार्ज स्केल इंटीग्रेटेड सर्किट। इसमें V और जुड़ गया, अगर एक और यूज करें VLSIC, तो V का मतलब और बता देते हैं, क्या होगा? वेरी लार्ज, है ना। तो लार्ज स्केल इंटीग्रेटेड सर्किट और इसके बाद हो जाएगा आपका वेरी, ये बाकी सेम रहेगा, वेरी लार्ज इंटीग्रेटेड सर्किट। तो 2 तरह के हार्डवेयर का प्रयोग किया गया था। इनकी फुल फॉर्म डायरेक्ट एग्जाम आती में लिखवा दूंगा आपको, कोई दिक्कत की बात नहीं। LSIC है ना, लार्ज स्केल इंटीग्रेटेड सर्किट, VLSIC है ना, वेरी लार्ज इंटीग्रेटेड सर्किट। ये डायरेक्ट एग्जाम में अंदर पुटअप होती है। अरे कंप्यूटर की कौन सी पीढ़ी में प्रयोग किए गए थे? कंप्यूटर की चौथी पीढ़ी के अंदर इन दोनों का प्रयोग किया गया था। अगर हम बात करें आपके सामने, तो कंप्यूटर की चौथी पीढ़ी के अंदर 2 हार्डवेयर का प्रयोग किया गया था, LSIC और VLSIC, इनका प्रयोग किया गया था। और अगर यूँ कहें आपके सामने, चौथी पीढ़ी के जो कंप्यूटर थे वो माइक्रो कंप्यूटर कहलाते हैं। भैया चौथी पीढ़ी के जो कंप्यूटर है वो कौन से कंप्यूटर कहलाते हैं? माइक्रो, क्योंकि साइज में छोटे, आगे पे बहुत ज़्यादा। माइक्रो पीढ़ी, देखो चौथी पीढ़ी कंप्यूटर तो अभी भी यूज़ कर रहे हैं, आपको पता होता, क्योंकि माइक्रो कंप्यूटर नहीं, साइज में काफ़ी छोटे आ गए थे, हाँ, इसलिए माइक्रो कंप्यूटर बोलते थे। और इसमें जो मेमोरी यूज़ करते हैं वो सेमीकंडक्टर मेमोरी का प्रयोग किया गया था। कौन सी मेमोरी का प्रयोग किया गया था? तो ये क्वेश्चन तो 3-4 बार एग्जाम में आ चुका है। कंप्यूटर की चौथी पीढ़ी में कौन सी मेमोरी का प्रयोग किया जाता है? तो कंप्यूटर की चौथी पीढ़ी में सेमीकंडक्टर मेमोरी का प्रयोग किया गया था। तो कंप्यूटर की चौथी पीढ़ी में कौन सी मेमोरी का प्रयोग किया गया था? तो कंप्यूटर की चौथी पीढ़ी की अगर बात करें आपके सामने, तो कंप्यूटर की चौथी पीढ़ी में, है ना, कौन सी मेमोरी का प्रयोग किया गया था बताओ? है ना, तो सेमीकंडक्टर मेमोरी का प्रयोग किया गया था। और हार्डवेयर कौन कौन से थे? LSIC और VLSIC। और भाषा कौन सी थी? 4th जनरेशन लैंग्वेज थी, ओरेकल और प्रोलॉग थी। चौथी जनरेशन की लैंग्वेज थी, एक तो ओरेकल थी। कौन सी थी बताओ? ओरेकल। एक तो ओरेकल थी, एक प्रोलॉग थी भी, प्रोलॉग। 2 भाषाओं का प्रयोग किया गया था, एक तो ओरेकल थी, एक प्रोलॉग थी। तो 2 भाषाओं का प्रयोग किया गया था, एक तो ओरेकल थी और एक क्या थी बताओ? प्रोलॉग थी। एक तो ओरेकल थी और एक क्या थी बताओ? प्रोलॉग। तो कंप्यूटर की चौथी पीढ़ी में इन 2 भाषाओं का प्रयोग किया गया था। ठीक है, अब आ जाते हैं जो अभी तक चल रही है जनरेशन, 1990 से अब तक। 1990 से अब तक, तो 1990 तक अब तक अगर हम बात करें जो जनरेशन चल रही है उस में कौन कौन से हार्डवेयर का प्रयोग किया गया था? तो आप जानते हैं उसमें एक तो
ULSIC बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ULSIC, अल्ट्रा लार्ज। यू का मतलब क्या होता है? अल्ट्रा हो गया यहाँ पर, यू का मतलब अल्ट्रा, बाकी तो आप समझते हैं, बाकी लिखा हुआ नीचे। यू मतलब अल्ट्रा, अल्ट्रा लार्ज स्केल इंटीग्रेटेड सर्किट। अल्ट्रा लार्ज स्केल इंटीग्रेटेड सर्किट का प्रयोग किया गया था। इस अगर बात करें इस पीढ़ी में तो AI आगे, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। क्या आगे बताओ? कृत्रिम बुद्धि, है ना। जिस रोबोटिक्स वगैरह आ गए ना, इसी पीढ़ी की देन है 5th जनरेशन में। अब आपका हर काम रोबोट्स हो रहा है, तो बहुत सारे काम रोबोट कर रहा है, आपको पता हो तो ये 5वीं पीढ़ी के अंदर कंप्यूटर की जो जनरेशन है, इसमें AI आ गई। क्या आ गई? AI। और AI की फुल फॉर्म होती है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। इसके अंदर रोबोटिक्स आता है, तो रोबोट बना रहे हैं, कंप्यूटराइज कर रहे हैं, और ताकि ह्यूमन का जो बहुत सारा काम है वो रोबोट कर सके। देखो मैक्सिमम काम आपने देखा बहुत सारी कंपनियों में आदमियों का जो काम है वो रोबोट कर रहे हैं। अहमदाबाद में एक कैफ़े है जिसमें सारा काम कॉपी ले जाने से लेकर कॉपी कस्टमर को सर्विस देने से रिलेटेड, बर्तन धोने से सारा काम, बिल काटे, सारा काम रोबोट ही करते हैं। भी रोबोटिक कैफ़े है वो। कौन सा कैफ़े? रोबोटिक। वहाँ इंसान काम करता है नहीं, एक आधा आदमी होगा जो मैनेजर होगा, बाकी तो ये समझो कि सारे रोबोटिक कैफ़े, सारे रोबोट ही काम करते हैं। तो ये समझो कि ये AI की देन है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की देन है। किसकी देन है बताओ? ये AI की देन है, इसे कहते हैं अपन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, उसकी देन है। तो ये कंप्यूटर की 5th जनरेशन की वजह से संभव हो पाया। ये क्वेश्चन कई एग्जाम में आ चुका है। परम 1000, 5वीं पीढ़ी के कंप्यूटर का नाम था परम 1000, इंटेल V4, IBM लैपटॉप, और ये बहुत सारे आ गए, ये समझ लो आप लोग। अब तो इस जनरेशन में जितने भी चल रहे हैं परम वगैरह, ये सारे इस जनरेशन के कंप्यूटर हैं। और इसमें भी सेमीकंडक्टर मेमोरी का प्रयोग किया गया था, और ना फ्लैश मैग्नेटिक और ऑप्टिकल मेमोरी का प्रयोग भी किया गया था। इसमें जो भाषा थी, सबसे खास बात है नेचर लैंग्वेज है। कौन सी लैंग्वेज है? नेचर लैंग्वेज। हाँ ना, इसमें नेचुरल लैंग्वेज का प्रयोग किया गया है। जो भाषा है इसकी, ये वो नेचुरल लैंग्वेज। कौन सी लैंग्वेज है बताओ? नेचुरल लैंग्वेज। तो डायरेक्ट एग्जाम आ जाए 5th जनरेशन में जो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है वो कौन सी लैंग्वेज है? नेचर लैंग्वेज है। और कौन से हार्डवेयर का प्रयोग किया गया है? ULSIC, अल्ट्रा लार्ज इंटीग्रेटेड सर्किट। ये AI पर आधारित है। किस पर आधारित है? AI, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, कृत्रिम बुद्धि। अपनी तो क्या है कि देखो बुद्धि है जो प्राकृतिक है, ये कृत्रिम बुद्धि होती है ना, याद रखो। इसमें सोचने समझने की शक्ति नहीं होती, भी इंसान में होती है। हर काम वो कर सकता है, बिना थके कर सकता है, बिना खाना दिए कर सकता है, लेकिन क्या कभी है सोचने समझने की शक्ति नहीं। तो बताएंगे गुण क्या अवगुण क्या है कंप्यूटर के, उसमें बात करेंगे इसमें, तब बताएंगे आपको वास्तव में ऐसा होता है। तो ये कंप्यूटर की 5 पीढ़ियों के बारे में जाना आपने। 5 पीढ़ियाँ कंप्यूटर की थी, और अगर ये 5 पीढ़ियों को अब जब आपको लिखवाएंगे तो आप अच्छी तरह समझिएगा कि 5 पीढ़ियों से बहुत सारे क्वेश्चन बने जो अपन ने बोले आपके सामने। ठीक है, अब इसके आगे और भी बात करते हैं अपन, और भी इंपॉर्टेंट बातें हैं, तो सुनते जाइए आप। तो देखो कंप्यूटर की अगर हम बात करें, कुछ छोटी छोटी बातें और जिनको अपन जान लेते हैं। तो देखो, तो कंप्यूटर में अगर हम बात करें आपके सामने, तो देखो अभी IC की चर्चा हुई थी थोड़ी देर पहले। कहीं की चर्चा हुई थी बताओ? IC की हुई थी ना, IC की चर्चा। तो इंटीग्रेटेड सर्किट जो IC है, इसके आविष्कारकर्ता का नाम डायरेक्ट एग्जाम में पूछ लिया जाता है। इसके आविष्कारकर्ता का नाम था भाई JS खिल्बी। IC के जो आविष्कारकर्ता थे वो थे भैया JS खिल्बी। कौन थे भाई? JS खिल्बी। IC का जिन्होंने आविष्कार किया था उनका नाम था JS खिल्बी। कौन था बताओ? हाँ। और माउस, जो आप जानते हैं कि एक कंप्यूटर CPU होता है, माउस होता है, कीबोर्ड होता है ना, इन सबको जोड़कर जब बनता है, मॉनिटर होता है, इन सबको जोड़कर कंप्यूटर का निर्माण करते हैं अपन। ठीक है, तो माउस भी चाहिए अपन को। तो माउस था दुनिया का पहला माउस, उसका निर्माणकर्ता का नाम था भैया डगलस एंजलबर्ट। अब एक बात याद रखिएगा, मैं पहले बता दूं मैं कि ये बनाने वाले सब अंग्रेज़ थे भी। कौन थे बताओ? हाँ, तो इनका नाम माधोलाल, श्यामलाल, गेंदीलाल तो मैं कह नहीं सकता, इनके नाम तो बदल नहीं सकते कि भाई आप सोचो सर अंग्रेज ऐसे अंग्रेजी में नाम आ रहे, तो आएंगे भी है। कंप्यूटर है, क्योंकि इनके जो आविष्कार करता वो अंग्रेजी थे, हिंदी में तो नाम बता नहीं था भाई, इसका नाम चुन्नीलाल शॉर्ट में था। ऐसा तो मैं बिल्कुल कह भी नहीं सकता आपके सामने, कह सकता हूँ भैया? नहीं। तो मैं तो ये कहूँगा माउस के जो निर्माण करता थे वो चुन्नीलाल नहीं थे, डगलस एंजलबर्ट थे। कौन थे बताओ? माउस का जिन्होंने निर्माण किया था उनका नाम था डगलस एंजलबर्ट। क्या था बताओ? हाँ। और अभी थोड़ी देर पहले कहा था आपने कि डाटा प्रोसेसिंग डिवाइस है, ये इनपुट के रूप में डाटा को रहता है, प्रोसेस करता है, क्या कर देता है बताओ? आउटपुट के रूप में। पहली गणना करने वाली मशीन का नाम था भाई अबेकस। दुनिया की पहली गणना करने वाली मशीन का नाम था अबेकस। क्या नाम था भैया? अबेकस। याद रखिएगा, दुनिया की पहली गणना करने वाली मशीन का नाम अबेकस था। क्या था बताओ? और कंप्यूटर के जो जनक थे अभी थोड़ी देर पहले बताया था चार्ल्स बेबेज। और जोड़ घटाव करने वाली पहली मशीन का नाम पास्कल था। जोड़ घटाव करने वाली पहली मशीन का नाम क्या था?
पास्कल था। तो जोड़ घटाव करने वाली जो पहली मशीन थी वो पास्कल थी। क्या थी बताओ? पास्कल थी। और एक पहला इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर नाम एनिक था। तो एनिक ये पहली पीढ़ी का कंप्यूटर था, आपको बताया अपन ने, और ये फुल फॉर्म भी आपको बताइए। अब हम बात करते हैं जब 2 या 2 से अधिक विभिन्न भौतिक भागों को आपस में जोड़ दिया जाता है ना, तो जैसे अपन जोड़ते नहीं होते, मॉनिटर, माउस, कीबोर्ड, सीपीयू, कितने भाग हो गए? मॉनिटर लिया अपन ने जिसमें अपन देखते हैं, है ना, माउस ले लिया, कीबोर्ड ले लिया, सीपीयू ले लिया, अब सबको कनेक्ट कर दिया तो क्या बन गया? कंप्यूटर बन गया। क्या बन गया बताओ? हाँ, तो ये सारे हार्डवेयर कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? ये हार्डवेयर कहलाते हैं। ये हार्डवेयर के रूप में होते हैं भैया। तो ये कह सकते हैं, अभी थोड़ी देर पहले भी समझाया था मैंने कि इनपुट के रूप में जो डेटा लेता है वो डेटा किस किस रूप में होता है। मैंने अभी थोड़ी देर पहले भी कहा था आपको, शुरुआत के वीडियो की शुरुआत में कहा था अपन ने आपको, देखो डेटा जो लेता है ऑडियो डेटा के रूप में ले सकता है, आवाज़ के रूप में डाटा दे सकते हैं अपन, मैंने बोला था। यूँ भी बोला था ग्राफिक्स, चित्र के रूप में डाटा दे सकते हैं अपन, है ना, टेक्स्ट मैसेज के रूप में दे सकते हैं, एनिमेशन के रूप में डाटा दे सकते हैं। ये ग्राम से पूछा था पिछली बार क्वेश्चन, है ना, ये एनिमेशन वाला, मल्टीमीडिया वाला, तो कौन कौन से रूप में डाटा दे सकते हैं अपन? तो ये मल्टीमीडिया वाला क्वेश्चन पिछले ग्राम से के पेपर में भी है, याद रखेगा। तो मल्टीमीडिया के रूप में भी डाटा दे सकते हैं अपन। मल्टीमीडिया में ऑडियो और वीडियो दोनों आ जाते हैं। तो डेटा दिए जाते हैं ना कंप्यूटर को, ये इतने रूपों में दिए जा सकते हैं भैया। तो फिर प्रोसेस करता है कौन? करता है बताओ? कंप्यूटर करता है। और कंप्यूटर क्या प्रोसेस करता है? डेटा को इकट्ठा करता है, डेटा का वर्गीकरण करता है, डेटा की गणना करता है, और ये सारा काम करने के बाद आउटपुट के रूप में सूचनाएं देता है ना। सूचनाएं प्रोसेस डाटा होती है और डेटा का व्यवस्थित रूप ही हमको आउटपुट के रूप में प्राप्त होता है। तो ये अपन को मिल जाता है, देखो। और अगर हम कंप्यूटर की बात करें तो ये GIGO सिद्धांत पर काम करता है भैया। किस पर काम करता है बताओ? GIGO, है ना, सिद्धांत पर कार्य करता है। तो GIGO सिद्धांत का मतलब, इसका फुल फॉर्म होती है गार्बेज इन गार्बेज आउट। क्या होती है बताओ? गार्बेज इन गार्बेज आउट। ये GIGO सिद्धांत पर कार्य करता है। कोई पूछ ले तो कंप्यूटर कौन सिद्धांत पर कार्य करता है, तो GIGO सिद्धांत पर कार्य करता है, गार्बेज इन गार्बेज आउट। और कंप्यूटर सिस्टम की अगर बात करें तो कौन कौन सी चीज़ें हार्डवेयर, कौन सी चीज़ कंप्यूटर के रूप में होती है, उसके बारे में जान लेते हैं। देखिए आप इस चार्ट के जरिए अगर आप नोटिस करेंगे तो नोटिस करना गौर से, तो कंप्यूटर सिस्टम में हार्डवेयर होते हैं। क्या होते हैं? हार्डवेयर। और 3 हार्डवेयर के रूप में, एक तो इनपुट डिवाइस होते हैं। क्या होते हैं? इनपुट, जो इनपुट प्रदान करते हैं। प्रोसेसिंग डिवाइस के रूप में CPU होता है भैया। प्रोसेसिंग डिवाइस के रूप में कौन होता है? CPU। CPU क्या होता है? सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। CPU क्या होता है? सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। ये एक चिप होती है। यूँ कह सकते हैं कि ये कंप्यूटर का मस्तिष्क है। कंप्यूटर क्या बताओ? दिमाग। कंप्यूटर क्या है? दिमाग। कंप्यूटर का मस्तिष्क यही है, कंप्यूटर का दिमाग CPU कहलाता है। ठीक है भाई। और तीसरी आउटपुट डिवाइस है, आउटपुट को प्रदान करता है। और इसमें चौथी इंपॉर्टेंट चीज़ है मेमोरी। तो मेमोरी के बिना तो स्टोरेज ही कहाँ करोगे आप? अगर मेमोरी नहीं होगी तो कहाँ स्टोरेज करोगे? अब आजकल के लड़के बोल तो देते हैं कि मेरे पास 464, 8/128 मोबाइल है ना, बोलते ही नहीं बोलते 4/164, 8/128, उनको पता ही नहीं है। बस उनको इतना पता है कि 8/128 होगा तो उसको गेम बहुत अच्छा चलेगा, स्पीड अच्छी आएगी, लेकिन उनको ये पता नहीं कि 8 क्या है, 128 क्या है ना, 16/256 है ना, ऐसे मोबाइल आते हैं ना, 4/64, 2/32 है ना, 2/16 ऐसे आते हैं ना मोबाइल। तो ऐसे बोलते कि नहीं बोलते? बट मोबाइल वाले वो भी बोलते हैं जब दुकान पर खरीदने जाते हैं, तो बताओ कौन सा चाहिए आपको, कितनी मेमोरी चाहिए। तो भैया इसमें अगर हम बताएं आपको, जैसे एग्जाम्पल के लिए 8/128, तो आगे दे रखा है ना 8, ये रैम है। ये क्या बताओ? रैम होती है। जो रैम क्या होती है? कंप्यूटर जो आपका मोबाइल है उसकी स्पीड के लिए काम करती है। किसके लिए काम करती है? स्पीड के लिए जवाबदेह होती है। अगर एक मोबाइल की जो रैम जितनी ज़्यादा होगी ना, उसकी स्पीड उतनी अच्छी होगी। तो 8 रैम है और 128 रोम है। 128 क्या है? रोम। और रोम स्टोरेज के काम आती है। रोम का काम आती है? स्टोरेज के। तो 128 GB है, मतलब 128 GB तक के डाटा आप स्टोर कर सकते हैं। जो भी डाटा आप स्टोर करना चाहो आपके मोबाइल में, अगर आपकी रोम 128 है तो 128 GB तक के डाटा आप स्टोर आपके मोबाइल में कर सकते हैं, कोई परेशानी नहीं आएगी। आजकल तो खुशी की बात है, 128 GB तक तो मोबाइलों में आ रहा है, 256 तक आ रहा है, 1 TB तक आ रहा है। लेकिन अगर हमारी बात करें, जब मेरा पहला मोबाइल था मेरी लाइफ का 2006 में 5 में, जो मेरी लाइफ का पहला मोबाइल लिया था, उसकी जो मेमोरी थी, मैं बड़ा खुश हुआ था, मेरे घर वालों ने दिलाया था। तो उसका जो कार्ड डलता था उसमें 128 MB का कार्ड था। कितना कार्ड था? 128 MB का कार्ड था। और जब मेरे घर वालों ने ये मोबाइल मुझे दिलाया था, मैं बड़ा खुश हुआ था। 2005-2006 की बात है ना। शायद तुम में से बहुत सारे बच्चे जो देख रहे हैं या फिर ऑफलाइन दोनों में देख रहे हैं, तो वो उन्होंने तो ये जाना भी नहीं होगा इस बात कि, और कुछ बच्चे तो 4-5 साल के होंगे उस टाइम। तो उस टाइम की बात कर रहा हूँ मैं आपके सामने। 128 MB का मेमोरी कार्ड था मेरे पहले मोबाइल में। अरे वो था बैंकू कंपनी का,
ये कंपनी थी, ये मेरा फर्स्ट मोबाइल था BENQ, नाम भी नहीं सुना होगा इस कंपनी का। यानी BENQ कंपनी का मोबाइल था, 128 MB इसकी मेमोरी थी। और इसको देख के मैं बड़ा खुश हुआ था कि मेरे मोबाइल में है ना 15 से 20 गाने आ जाते थे। 4-4 MB के गाने थे उस टाइम पे, तो बड़ा मज़ा आता था। ऐसा लगता था कि घर वालों ने बहुत बड़ी चीज़ दिला दी भी, है ना, तो घर वालों ने बात करने के लिए दिलाए थे, बाहर रहते थे इसलिए, है ना। तो 128 मतलब 10-15-20 गाने डाउनलोड करवाते थे किसी से, फिर उनको सुनते थे, फिर बोर हो जाते थे, दूसरे गाने डलवाते थे। पर 15 से 20 गाने आते थे, 4-4 5 MB गाने होते थे। ऑडियो गाने, वीडियो तो भूल जाओ तुम, वीडियो तो कहाँ थे, वीडियो की तो पॉसिबिलिटी नहीं थी, है ना। तो जब मोबाइल लिया था 128 MB में हमको बहुत ज़्यादा लगता था। अब आजकल तुम देखते हो 128 MB का एक वीडियो होता है तुम्हारे मोबाइल में, GB 128 GB, सोचो आपको तो स्टोरेज कितना ज़्यादा बढ़ गया है, ठीक है। ये मेरा लाइफ का पहला मोबाइल था BENQ कंपनी का। इसके बाद दूसरा मोबाइल लिया था मैंने मोटोरोला कंपनी का, बहुत ब्रांडेड कंपनी है, विदेशों में अभी भी चलता है, मोटोरोला, नाम सुना होगा आपने। तो इसकी ज़रूर मेमोरी अच्छी थी, 1 GB थी, है ना। इसकी मेमोरी 1 GB भी बहुत ज़्यादा लगता था, अच्छी बात थी, बड़ी खुशी। फिर Nokia 5200 लिया था इसके बाद में, मुझे मोबाइल अच्छी तरह याद है। मेरा तीसरा मोबाइल था Nokia 5200, स्लाइड होता था ऐसे, ऊपर खुलता था ऐसे, क्यों ऐसे। फिर मेरे भतीजे ने ऐसे तोड़ के 2 कर दिए थे उसको, है ना। तो ऐसे 2 भागों में हो गया था मोबाइल, फिर इसके बाद दूसरा लिया था। तो सब सोनी एरिक्सन 510, उसके बाद अलग अलग कंपनी के थे, सब 80 510 था, सोनी एरिक्सन कंपनी का था। उसके बाद सभी कंपनी को मोबाइल चलाए। तो पहले देखो क्या होता है ना, जब घर वाले करते हैं ना, तो फिर लोग बाग तरह तरह की चीज़ें खरीदते हैं, है ना। तो 2007 में मेरा पहला लैपटॉप मेरे पास था HP कंपनी का, जिसकी जो हार्ड डिस्क थी वो 80 GB थी। कितनी थी? ये 45,000 का लैपटॉप था HP कंपनी का 2007 में, है ना। तो 80 GB में हमको बहुत ज़्यादा लगी थी, 80 GB। और 80 GB कितने सारे गाने हो जाएंगे, कितना सब कुछ हो जाएगा, तो बहुत बड़ी बात थी, बड़ी खुशी की बात थी। अब 80 GB तो नॉर्मल सी बात है, 80 GB तो मोबाइलों में 128 GB आ रहा है, सही कह रहे हैं आपके सामने। तो ये कह रहे हैं मेमोरी बहुत बड़ा रोल अदा करती है कंप्यूटर के अंदर और मोबाइल के अंदर भी मेमोरी का बहुत बड़ा रोल है। तो एक तो हार्डवेयर है, कंप्यूटर 2 चीज़ों से मिलकर बनता है। तो 3 हार्डवेयर होता है, इनपुट डिवाइस, प्रोसेसिंग डिवाइस पढ़ेंगे अपन, फिर पढ़ेंगे आउटपुट डिवाइस, फिर मेमोरी पढ़ेंगे, ठीक है। तो ये तो हो गया आपके सामने। अब अगर सॉफ्टवेयर की बात करें तो सॉफ्टवेयर होता है, सिस्टम सॉफ्टवेयर्स होते हैं जो सिस्टम में डले होते हैं, विंडोज़ वगैरह होते हैं ना, बिना विंडो के कंप्यूटर चलता है कि नहीं। जैसे आप कहते हैं आपके कंप्यूटर के अंदर, अगर हम बात करें आपके कंप्यूटर के अंदर ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है, OS जिसे बोलते हैं, क्या बोलते हैं, OS, ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है। तो ऑपरेटिंग सिस्टम के बिना कंप्यूटर का क्या मतलब है बताओ आप। कोई 20 रुपये में ले लिया कंप्यूटर, OS के बिना कंप्यूटर का कोई मतलब है? ऑपरेटिंग सिस्टम के बिना तो कंप्यूटर चलता ही नहीं, सही बात है। तो सिस्टम सॉफ्टवेयर होना चाहिए, यूटिलिटी होना चाहिए, और एप्लीकेशन जो यूज़ करते हैं वो होना चाहिए। तो ये सॉफ्टवेयर्स के अंदर आते हैं। तो सॉफ्टवेयर वाला पार्ट दिखता नहीं है, ये हम इंस्टॉल करके रखते हैं, और हार्डवेयर वाला पार्ट क्या दिखता है, दिखता है। हार्डवेयर दिखाई देते हैं और सॉफ्टवेयर दिखाई नहीं देते, सॉफ्टवेयर इंस्टॉल किए जाते हैं उसके अंदर। तो ये होता है 2 भागों में कंप्यूटर आपका। और आगे बात करते हैं कंप्यूटर 2 भागों में जब होता है, तो हार्डवेयर अभी बताया से मैंने आपको, जॉन वैन न्यूमैन के रूप में काम करता है। और हार्डवेयर में पहला हार्डवेयर ले लेते हैं अपन CPU, पहला हार्डवेयर क्या ले लेते हैं अपन, CPU। अगर पहला हार्डवेयर जो CPU जिसकी अपन चर्चा कर रहे हैं उसको गौर से देखेगा, तो अपन पहला हार्डवेयर जो अपन ले रहे हैं वो क्या है, CPU है, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। फुल फॉर्म क्या है इसकी, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, याद रखिएगा इसकी जो फुल फॉर्म है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, सुनते जाना अच्छे से, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। हिंदी में बोलते हैं केंद्रीय संसाधन इकाई, क्या बोलते हैं, केंद्रीय संसाधन इकाई, शुद्ध देसी भाषा, केंद्रीय संसाधन इकाई, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। ये माइक्रो प्रोसेसर बेस है। ये CPU, कई लोग तो ये मान लेते हैं कि डब्बा जो होता है ना पूरा वो CPU होता है, हम हमारी भाषा में कह देते हैं भी, लेकिन ये एक माइक्रो चिप होती है। क्या होती है बताओ, ये जो मदरबोर्ड के किसी सॉकेट में लगी होती है। आप कहते हो ना CPU तो पूरा डिब्बा है, वो CPU थोड़ी होता है पूरा, तो मदरबोर्ड में एक चिप के रूप में लगा होता है, 8085 है ना, तो कोई भी हो तो चिप के रूप में लगा होता है, वो होता है CPU, कंप्यूटर का दिमाग। वो तो डिब्बा तो पूरा है, उसको हम CPU बोल देते हैं, भाई उसमें CPU लगा इसलिए, जबकि उसमें चिप होती है मदरबोर्ड के अंदर, वो CPU कहलाती है, ठीक है। तो कंप्यूटर में होने वाली जितनी भी गतिविधियाँ होती है उनके लिए जिम्मेदार कौन होता है बताओ, CPU। कंप्यूटर के अंतर्गत जितनी भी गतिविधियाँ होती है उनके लिए जिम्मेदार कौन होता है, CPU। तो डायरेक्ट क्वेश्चन आ जाए कि कंप्यूटर के अंदर जितनी भी गतिविधियाँ होती है उनके लिए जिम्मेदार कौन सा पार्ट होता है, CPU होता है। भी कौन होता है बताओ, तो CPU तो जिम्मेदार होता है, और CPU तो प्रोसेसिंग का काम करता है।
प्रोसेसिंग काम कौन करता है बताओ? सीपीयू तो करता है, तो इसलिए सीपीयू जिम्मेदार होता है। तो प्रोसेसिंग के लिए जो काम करता है वही सीपीयू होता है और वही काम करता है इसमें, ठीक है भाई। इस प्रकार से पॉसिबल है। तो ये बोला विश्व का प्रथम सीपीयू का अगर हम बात करें आपके सामने, तो विश्व का प्रथम सीपीयू का निर्माण इंटेल कॉर्पोरेशन कंपनी द्वारा किया गया था। कौन सी कंपनी ने किया था बताओ? इंटेल कॉर्पोरेशन कंपनी थी। विश्व का पहला सीपीयू जो बनाया था उस कंपनी का नाम था इंटेल कॉर्पोरेशन। कौन सी कंपनी थी भाई? कंपनी का नाम याद रखना, विश्व का पहला सीपीयू बनाने वाली कंपनी का नाम था इंटेल कॉर्पोरेशन। ये कंपनी का नाम था इंटेल कॉर्पोरेशन। दुनिया का पहला सीपीयू बनाने वाले कंपनी का नाम था। और दुनिया का पहला जो सीपीयू था वो था इंटेल 4004। कौन सा था? इंटेल 4004। इंटेल 4004। 2 क्वेश्चन बढ़ गए। दुनिया का पहला सीपीयू बनाने वाली कंपनी का नाम इंटेल कॉर्पोरेशन और पहले सीपीयू का नाम इंटेल 4004। इसे कंप्यूटर का मस्तिष्क कहते हैं। इसे क्या कहते हैं? कंप्यूटर का मस्तिष्क। राइट क्वेश्चन है, कंप्यूटर का मस्तिष्क किसे कहते हैं? तो कंप्यूटर का मस्तिष्क कहते हैं वे सीपीयू को। अब सीपीयू की अगर हम चर्चा करें तो सीपीयू में बहुत सारे भाग होते हैं फिर। तो सीपीयू का जो पहला भाग होता है सीपीयू के अंदर जो होता है वो होता है सीयू। क्या होता है बताओ? सीयू, कंट्रोल यूनिट बोलते हैं इसे। क्या बोलते हैं? ये यूँ समझो कंट्रोल, जितनी भी गतिविधियाँ होती हैं कंट्रोल करने के लिए जिम्मेदार। अब सीपीयू देखो, सीपीयू को हमने काम संभाला, लेकिन सीपीयू ने भी क्या कर दिया? काम अलग अलग भागों में बांट दिया। सारा काम सीपीयू ने करा, तो सीपीयू ने अपने काम बांटे। तो पहला काम तो सीपीयू ने सीयू को दिया, जिसे कंट्रोल यूनिट कहते हैं और नियंत्रण इकाई कहते हैं। ये नियंत्रण यूनिट कहलाती है। ये कोऑर्डिनेट करती है, मतलब नियंत्रण के लिए जिम्मेदार होती है। किस लिए जिम्मेदार होती है? नियंत्रण के लिए जिम्मेदार। तो पहली यूनिट होती है सीयू, इसे बोलते हैं कंट्रोल यूनिट। क्या बोलते हैं इसे? कंट्रोल यूनिट बोला जाता है इसको। दूसरी होती है भैया ALU। इसकी फुल फॉर्म याद रखना भैया, ALU। ALU का मतलब अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट। ये गणना करने के लिए प्रयोग की जाती है। ALU अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट, क्योंकि दुनिया का पहले कंप्यूटर का मकसद ही गणना करना था भैया, तो ALU का प्रयोग तो होना ही था। तो दूसरी जो काम वाली भाग है सीपीयू के अंदर वो है ALU अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट। क्या बताओ? अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट। ये भाग है अगला आपका। तो अपन कह सकते हैं अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट, अंकगणितीय तार्किक इकाई बोलते हैं इसे। ये कंप्यूटर का दूसरा भाग होता है, ठीक है। और कंप्यूटर का जो तीसरा भाग जो है सीपीयू का जो तीसरा भाग है, तो आप जानते हैं इसमें क्या रजिस्टर्स वगैरह आते हैं। क्या आते हैं बताओ? रजिस्टर। ये भी सीपीयू के अंतर्गत आते हैं। तो रजिस्टर मेमोरी का यूनिट है, एक तरह से मेमोरी यूनिट ही कहते हैं इनको। और टोटल जो रजिस्टर होते हैं वो 4-5 प्रकार के रजिस्टर होते हैं। तो पहला रजिस्टर प्रोग्राम काउंटर। तो रजिस्टर कौन सा बताओ? प्रोग्राम काउंटर। इसे इंस्ट्रक्शन पॉइंटर भी कहा जाता है। सीपीयू द्वारा क्रियान्वित किया जाने वाले अगले निर्देश को एड्रेस में रखता है, ये रखने का काम करता है। काम MAR का भी वो होता है। दूसरा जो होता है MAR, मेमोरी एड्रेस रजिस्टर। कौन सा रजिस्टर है? मेमोरी एड्रेस रजिस्टर। और तीसरा है मेमोरी बफर रजिस्टर। और चौथा AC कैपेसिटर एक्यूमुलेटर। सिस्टम क्लॉक की अगर हम बात करें आपके सामने, तो सिस्टम क्लॉक भी CPU का ही पार्ट है। इसका पार्ट है CPU का पार्ट। तो CPU के अंतर्गत सिस्टम क्लॉक पाई जाती है। यह कंप्यूटर का सबसे महत्वपूर्ण भाग होता है, जिसके द्वारा विभिन्न प्रकार के क्लॉक सिग्नल प्रदान किए जाते हैं। ये भी CPU का इंपॉर्टेंट भाग होता है। इसके आधार पर विभिन्न क्लॉक सिग्नल आपको प्रदान किए जाते हैं, ठीक है। तो बताइए कितने भाग हो गए इसके CPU के? तो CPU के जो भाग हो गए अगर हम बात करें आपके सामने, तो CPU के कितने भाग हो गए भाई? एक तो ALU, इनपुट के रूप में डाटा मिलेगा अपन को। अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट, CU कंट्रोल यूनिट, रजिस्टर होते हैं, सिस्टम क्लॉक होते हैं, ठीक है। कितने भाग होते हैं CPU के? 4। कौन कौन से? ALU अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट, CU कंट्रोल यूनिट। इसे अच्छा बताओ, इसे कंप्यूटर का मस्तिष्क तो कहा जाता है CPU। अब बताओ CPU का मैनेजर किसे कहा जाता है? CPU का मैनेजर है CU कंट्रोल यूनिट। ये CPU का मैनेजर है। CPU ने मैनेजर बना दिया किसी को? CPU ने भी क्या बना दिया? मैनेजर। तो CPU का मैनेजर कहलाता है CU कंट्रोल यूनिट। CPU का मैनेजर किसे कहते हैं? तो बच्चे चौंक जाते हैं भैया। तो CPU का मैनेजर कहलाता है कंट्रोल यूनिट। कौन कहलाती है बताओ? कंट्रोल यूनिट। सिस्टम क्लॉक भी इसी का पार्ट है। ये सारा CPU जुड़ा होता है मेमोरी डायरेक्टली, है ना। और ये बस के द्वारा, बस बार के द्वारा डायरेक्टली स्टोरेज हार्ड डिस्क से जुड़ा होता है और आउटपुट के रूप में आउटपुट डिवाइस हमको प्रदान करते हैं, ठीक है भाई। अब आ जाते हैं अपने इनपुट और आउटपुट डिवाइसों पर। तो इनपुट और आउटपुट डिवाइसों की अगर हम बात करें आपके सामने, तो इनपुट डिवाइस कौन से डिवाइस होते हैं? इनपुट डिवाइस वो डिवाइस होते हैं जो इनपुट के रूप में डाटा देते हैं अपन कंप्यूटर को। और कौन कौन से इनपुट के रूप में डाटा देते हैं? क्योंकि एग्जाम के अंदर डायरेक्टली क्वेश्चन क्या आते हैं, कौन कौन से इनमें से कौन सा इनपुट डिवाइस नहीं है, इनमें से कौन सा आउटपुट डिवाइस नहीं है।
ये क्वेश्चन डायरेक्ट पुटअप किया जाते हैं इनपुट आउटपुट। तो आपको याद रखना है कौन कौन से डिवाइस इनपुट डिवाइस होते हैं। तो आपको ये बात तो जरूर याद रखनी है कौन कौन से डिवाइस इनपुट डिवाइस होते हैं। तो आपको लिख पाएंगे भी इसे और समझ भी लो। तो पहला इनपुट डिवाइस है कीबोर्ड। क्या बताओ? कीबोर्ड। तो कीबोर्ड से इनपुट दे रहे हैं ना भाई, बाहर ही तो होता है वो। तो कीबोर्ड हमारा इनपुट डिवाइस है। माउस, माउस से भी अपन दे रहे हैं, कर्सर चला रहे हैं, ये भी एक इनपुट डिवाइस। स्कैनर, स्कैन कर रहे हैं ना अपन, ये भी एक इनपुट डिवाइस है। जॉयस्टिक, जॉयस्टिक का नाम सुना आपने? जॉयस्टिक होती है गेम खेलने के काम आती है। जॉयस्टिक क्या होती है? गेम खेलने के काम आती है। ये भी एक इनपुट डिवाइस है। वो जॉयस्टिक चलाएंगे जब भी तो वो लड़ेंगे, है ना। तो जॉयस्टिक भी गेम खेलने के काम आती है कंप्यूटर में। ये भी एक इनपुट डिवाइस है। इसके बाद आता है माइक्रोफोन। क्या बताओ? माइक्रोफोन, ये भी इनपुट डिवाइस। ये देखो ना, ये माइक्रोफोन लग रहा है, ये माइक्रोफोन ही, ये इनपुट दे रहे हैं इसके माध्यम से। क्या दे रहे हैं बताओ? माइक्रोफोन के माध्यम से इनपुट दिया जाता है और स्पीकर के माध्यम से आउटपुट लिया जाता है। ये माइक्रोफोन है, ये क्या बताओ? माइक्रोफोन। इसके माध्यम से क्या दे रहे हैं अपन? इनपुट। और स्पीकर के माध्यम से क्या लिया जाता है? आउटपुट। तो अतः स्पीकर आउटपुट डिवाइस है और माइक्रोफोन क्या बताओ? इनपुट डिवाइस है। तो माइक्रोफोन इनपुट डिवाइस है और स्पीकर, बच्चों को डाउट रहता है दोनों में समझा देते हैं। तो ये जो माइक्रोफोन है ये तो इनपुट डिवाइस, इनपुट दे रहा हूँ मैं यहाँ से, और एक होता है आपका स्पीकर जिससे पर सुन रहे हैं आप, तो वो क्या है? आउटपुट डिवाइस। ठीक है भाई, याद रखेगा। और यहाँ पर अगर हम बात करें आपके साथ वेब कैम, आप देखो कभी विदेश में बातें वगैरह करते हैं तो वेब कैमरा आता है एक, है ना, जो लैपटॉप में होता है, लगा होता है ऊपर। ये भी एक इनपुट डिवाइस, इनपुट देते हैं। बार कोड रीडर मॉलों में देखा होगा आपने, बार कोड को रीड करता है ऐसे टक करके, रेट आ जाती है उसमें कंप्यूटर में। देखा होगा ना कोई शॉपिंग की होगी मॉल वगैरह में आपने, तो मॉल वगैरह में शॉपिंग करने जब आप गए होंगे तो बार कोड रीडर देखा होगा आपने। उनके पास तो लाइट जलती है, ऐसे स्कैन करता है तो उससे रेट आ जाती है उनके कंप्यूटर में। फिर प्रोडक्ट को स्कैन करता है, फिर स्कैन करता है, ऐसे सारी रेट आ जाती है। तो स्कैनर लगा होता है ना, तो बार कोड रीडर बोलते हैं उसे। वो एक इनपुट डिवाइस है। क्या बताओ? इनपुट डिवाइस है। एक लाइट पेन होता है, लाइट पेन भी एक इनपुट डिवाइस से बता देते हैं। बहुत बड़ी संस्थाओं में टीचर क्या है कि ऐसे खड़े होते हैं मॉडल पर, वहाँ खड़े खड़े उस इस पर लिखे रहते, जैसे ये है तो इस पर खड़े खड़े यहाँ लिखते रहते हैं ऐसे, और वो बोर्ड पे दिखता रहता है। वो लाइट पेन की मदद से करते हैं। तो इनपुट तो दे रहे हैं नीचे, यहाँ लिखा रहे यहाँ, ऐसी टेक्नोलॉजी है भैया। बड़ी बड़ी जो कहोगे जिनके पास पैसा बहुत ज़्यादा है तो वो क्या है, यहाँ लिखते हैं, इस पर दिखता कहाँ है? स्क्रीन पे। ये लाइट पेन की मदद से होता है, हाँ याद रखेगा, क्योंकि लाइट कैन डायरेक्ट ब्लूटूथ के माध्यम से कनेक्ट रहता है। तो यहाँ लिखेंगे वहाँ दिखेगा आपके सामने। ठीक है, तो लाइट पेन का प्रयोग करते हैं इनपुट के रूप में। टच स्क्रीन, ये जैसे मैं टच कर रहा हूँ तो चल रहा है ना, टच करने पर चल रहा है। तो ये जो आपको डिजिटल बोर्ड दिख रहा है टच स्क्रीन, ये भी क्या है? एक इनपुट डिवाइस है। तो इनपुट जब भी तो दे पा रहा हूँ मैं, देखो ये देखो, ये टच स्क्रीन है, टच कर सकते हैं आप, है ना। तो इस प्रकार से टच स्क्रीन है। और एक होते हैं ट्रैक बॉल, ये सब इनपुट डिवाइस है। ये सब क्या बताओ? इनपुट डिवाइस है। इतने सारे इनपुट डिवाइस है जो आपको याद रखने भी। ठीक है, भले आप जो देख रहे हैं डायरेक्ट या ऑनलाइन देख रहे हैं वो तो वीडियो को रोक कर भी देख सकते हैं, लिख सकते हैं। इनपुट डिवाइसों का रोल है। एक क्वेश्चन पक्का आना है, इनमें से कौन सा आउटपुट डिवाइस है, इनमें कौन आउटपुट डिवाइस नहीं है, इनमें से कौन सा इनपुट डिवाइस है, इनमें कौन सा इनपुट डिवाइस नहीं है। तो ये क्वेश्चन पक्का आता है भाई 100% दोनों से। तो आउटपुट डिवाइस इनपुट डिवाइस में बच्चों को कन्फ्यूजन रहता है और दोनों पता होना चाहिए। जिनसे हमको आउटपुट प्रदान होता है या आउटपुट प्राप्त होता है वो कहलाते हैं आउटपुट डिवाइस। तो आउटपुट डिवाइस में पहला डिवाइस होता है मॉनिटर। पहला डिवाइस क्या होता है बताओ? का मॉनिटर। मॉनिटर क्या? स्क्रीन, जो आपका कंप्यूटर की स्क्रीन होती है वो मॉनिटर, उससे देखते हैं अपन, उसी से आपको आउटपुट प्रदान होता है। एक होता है प्रिंटर, जहाँ प्रिंट आउट मिलता है आपको। प्रिंटर बहुत सारे प्रकार के प्रिंटर होते हैं, आप जानते हैं। कैरेक्टर प्रिंटर होता है ना। कैरेक्टर प्रिंटर मतलब ये डॉट मैट्रिक प्रिंटर होते हैं, इंकजेट प्रिंटर बोलते हैं इन्हें। ये डॉट मैट्रिक प्रिंट होते हैं, इन्हें इंकजेट प्रिंटर बोलते हैं। कैरेक्टर प्रिंटर का मतलब एक एक कैरेक्टर को प्रिंट करते हैं, रीड करते हैं इसे धीरे धीरे। इनकी जो स्पीड है वो काफ़ी स्लो आती है, हम जैसे लोगों को काम नहीं आते भाई। ये जो होते हैं ना कैरेक्टर प्रिंटर, ये धीरे धीरे ऐसे चलते रहते हैं, उसमें बहुत देर में एक पेज निकलता है, काफ़ी देर में, क्योंकि एक कैरेक्टर को रीड करते हैं, है ना। तो ये उनके लिए ठीक है जो मतलब स्लो काम करते हैं, एक ही प्रिंट देना हो, दिन भर में 10-20 प्रिंट दे रहे हो तो उनके लिए ठीक होता है ये कैरेक्टर प्रिंटर। अपने लिए सही नहीं है। ठीक है, जैसे वकील वगैरह काम कर रहे हैं तो एक आध प्रिंट दे रहे हैं अच्छे प्रिंट के लिए, तो वो कैरेक्टर प्रिंटर यूज़ कर सकते हैं। इसके बाद आ गया आपका लाइन प्रिंटर। ये लाइन को रीड करते हैं, इसकी तुलना में इसकी स्पीड थोड़ी ज़्यादा होती है। ये लाइन को प्रिंट करता है स्पीड से, देखा होगा मित्र की दुकान पर ऐसे। तो ये क्या है कि इसकी स्पीड इससे ज़्यादा होती है। सबसे ज़्यादा स्पीड जिसको हम भी यूज़ करते हैं उसे बोलते हैं पेज प्रिंटर। ये लेजर प्रिंटर होते हैं भी। कौन से प्रिंटर होता है बताओ? लेजर प्रिंटर। ये लेजर प्रिंटर एक साथ लेजर के माध्यम से पूरे पेज को रीड कर देता है। एक साथ लेजर के माध्यम से पूरे पेज को रीड कर देता है। अब पूरे पेज को रीड कर सब उगला पे बेगू और हर 2 सेकंड में पेज बाहर आता है, आता क्या आता है 2-3 सेकंड में पेज बाहर आता है। तो इनकी जो लेजर प्रिंटर ही अपने काम आता है, लेजर प्रिंटर ही जरूरी भी है। हर 2-3 सेकंड में पेज बाहर आ जाता है, क्योंकि कह सकते हो आप 3-4 सेकंड में पूरा पेज बाहर आ जाता है और फिर बार बार स्पीड से। तो लेजर प्रिंटर आजकल के व्यवसाय की बड़ी देन है। तो लेजर प्रिंटर का ही प्रयोग करते हैं अपन। कौन से प्रिंटर का प्रयोग करते हैं अपन? हमारे जो ऑफिस में भी लगा हुआ है, बर्दर का ये भी लेजर प्रिंटर है, HP का भी लेजर प्रिंटर है। ये क्या है? लेजर के माध्यम से पूरे पेज को रीड कर लेता है।
तो इनकी जो आवश्यकता है समय के साथ थोड़ी कम हो गई है। मॉनिटर भी दो प्रकार के होते हैं, एक कैथोड रे मॉनिटर TFT मॉनिटर होता है, एक CRT मॉनिटर होता है, ठीक है। मॉनिटर भी दो प्रकार के आते हैं। स्पीकर एक आउटपुट डिवाइस है, जब भी काम है ना आवाज़ सुनते हैं अपन, तो स्पीकर एक आउटपुट डिवाइस है। इसके बाद स्क्रीन इमेज प्रोजेक्टर, जो प्रोजेक्टर लगे होते हैं, ये भी एक आउटपुट डिवाइस है। और एक फ्लोटर होता है, क्या होता है बताओ? फ्लोटर, ये भी क्या बताओ? एक आउटपुट, ये विशेष प्रकार का प्रिंटर होता है फ्लोटर भी। क्या फ्लोटर क्या होता है बताओ? एक विशेष प्रकार का क्या होता है बताओ? ये प्रिंटर ही होता है वो फ्लोटर होने में तो। लेकिन इसका प्रयोग किया क्या जाता है? ग्राफ बनाने में, चार्ट बनाने में, है ना, ये नक्शे बनाने में, इनमें इसका प्रयोग किया जाता है, ठीक है। तो इस प्रकार से ये होते हैं आपके आउटपुट डिवाइस। कौन सा होता है बताओ? इसके आउटपुट डिवाइस होते हैं। तो ये सारे आउटपुट डिवाइस अपन आपको समझाते हैं, ठीक है भाई। तो यहाँ पर अपन ने लिया आपके सामने, तो ये आउटपुट डिवाइस के सारे प्रैक्टिकल एनालिसिस अपन ने लिया है। तो अपन ने इनपुट डिवाइस, आउटपुट डिवाइस, प्रोसेसिंग डिवाइस, वो सारे अपन ने आपके सामने आज बताए।